नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सियासी तौर पर किसी भी बजट में आप सिक्के के दोनों पहलू एक साथ देख सकते हैं। सत्ताधारी दल बजट को फायदे का सौदा बताते हैं, जबकि विरोधियों का दावा होता है कि बजट ने लोगों की जेब खाली कर दी। साल 2017-18 के बजट की भी यही हकीकत है, लेकिन इस बार एक फर्क जरूर दिखा। टैक्स के मसले पर वित्त मंत्री की साफगोई दिखी और संतुलन साधने की कोशिश में वो हर किसी को खुश करते भी नहीं दिखे। तो क्या माना जा सकता है कि जेटली का यह बजट इंडिया बदलने का मादा रखता है? बजट की बात में बहस के जरिए इसके फैसले पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। नीतीश को नहीं रास आया बजट। आजादी की लड़ाई से देखिए और पूरे देश को जोड़ने वाला देखिए, इससे बड़ा कोई भी आप कह नहीं सकते हैं कि कोई तंत्र हो सकता है इस देश के पास, और उसका बंटाधार हो गया। सुशील मोदी ने बजट को सराहा। देखिए, इस बजट का सर्वाधिक फायदा बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य को मिलेगा। तो ये जो बजट है, ये गांव, गरीब, किसान, पिछड़ों, दलितों और खास करके रोजगार पैदा करने वाला ये बजट है। बजट से लालू हुए निराश। अभी ये जो FDI है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मेकिंग इंडिया, 2 करोड़ नौजवानों को बोले थे हर साल नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कहीं कोई चीज का जिक्र नहीं है। रघुवर ने बजट को बताया बेहतर। ये जो बजट है, ये गांव, गरीब, किसान के लिए बजट है, और हम देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी और अपने स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार को झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तेजस्वी ने बजट को बताया गरीब विरोधी। अच्छा बजट। हम लोग सोचते थे कि भाई इस बार इतना पैसा लोगों ने जमा किया है तो कुछ रियायतें होंगी, कुछ फायदा होगा लोगों को, लेकिन कुछ नहीं। ये तो पढ़ा भाषण था। जो पहली बातें जो की प्रधानमंत्री ने, जो नोटबंदी से पहले, वही बातों को फिर से रिपीट करने का काम किया। तो ये बजट बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी था। बजट से भ्रष्टाचार की जड़ पर चोट। देखिए, बजट में एक जो हमारी लड़ाई है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, काला धन को समाप्त करने के खिलाफ, उसका स्पष्ट स्वरूप इसमें दिख रहा है, स्पष्ट उसकी छाप दिख रही है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर काला धन का जमावड़ा न हो, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बिल्कुल साफ सुथरी व्यवस्था हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। JDU ने बताया बजट को छलावा। पूरे बजट को आज सदन में पेश किया गया, लेकिन बजट के जो प्रावधान और जो घोषणाएं हैं, उससे यह बात साबित होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुंह से घोषणाएं करते हैं, चाहे वह बिहार का विशेष पैकेज हो, युवाओं को रोजगार का मामला हो, 2019 तक के जनता का जनादेश इनको प्राप्त है, ये 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे। गरीबी रेखा से जो लोग निकल नहीं पा रहे हैं, उस पर कोई कार्य योजना नहीं। बिहार की लंबित परियोजनाओं पर कहीं कोई मापदंड नहीं। पहली बार किसानों का बजट। गांव के लिए और कृषि के लिए इस बार 1,87,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, जो 24% की वृद्धि दर्शाता है। और मैं समझता हूं कि आजादी के बाद गांव के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए इतना बजट पहली बार आया। बिहार से वादा खिलाफी। देखिए, हम लोगों ने तो अपनी उम्मीद जताई है, मगर अब जब आ जाएगा तब देखा जाएगा कि हम लोगों को जो बुलाया गया था 4 जनवरी को विभिन्न राज्य के मंत्रियों, वित्त मंत्रियों को, और उन लोगों ने जो अपनी अपनी राय दी थी, उसमें जो हम लोगों ने अपनी राय दी है, उसका अब तो खुलने ही वाला है, पट खुलने वाला है। तो अगर हम लोगों की बात रखी गई तो बिहार जैसे पिछड़े राज्य को फायदा होगा, अगर नहीं रखी गई तो माना जाए कि साहब नजरअंदाज किया जा रहा है बैकवर्ड स्टेट को। ये तो हो गई राजनीतिक बयानबाजी की बात। अब आपको बताते हैं कि आम लोगों की इस बजट के बारे में क्या प्रतिक्रिया है।
पोस्ट ऑफिस में जो पासपोर्ट बनेगा उसके लिए हम लोग को सबसे ज्यादा मेन तो सुविधा ये हो जाएगा, जो एक दिन का छुट्टी लेके हम लोग रांची जाते थे अप्लाई करने के लिए, एक वो हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जितना लोगों का नहीं बना हुआ है और जो अशकत से जा नहीं पाते थे कोई ना कोई रीजन की वजह से, पैसों की तंगी से, कोई भी जैसा प्रॉब्लम होता था, यहाँ पे हो जाने से ये अच्छा होगा कि सब आसानी से उसको अवेल करा पाएंगे। जो कालाजार के लिए जो सरकार ने जो इस बजट में जो अपनी बातें रखी है वो बातें उत्साहवर्धक है और विशेषकर गरीब तबके और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत फायदेमंद है और इससे मृत्यु दर में जरूर कमी आएगी। जो पहले पासपोर्ट बनवाना, रिन्यूअल करना बहुत टफ काम था, अब अच्छा रहेगा कि पोस्ट ऑफिस में बन जाएगी। जब से मोदी जी आए तब से जो है अलग अलग योजनाओं का अमली जामा तो पहनाया नहीं अभी तक, धरातल पर कोई चीज आया नहीं, सब पेन एंड पेपर में हर काम होता है ना। बजट भी उसी तरह का है, लोक लुभावन है। अब आगे देखा जाए कि इससे कितना गरीबों को फायदा पहुंच रहा है। मेरे ख्याल से एग्जम्पशन लिमिट जो उन्होंने दिया है वो एक पीनट है, बहुत कम है। 12,500 का बेनिफिट है इनफैक्ट। तो 12,500 रुपया महीना, जब इन्फ्लेशन को अगर आप देखिएगा, इंटरेस्ट इन्होंने घटा दिया, तो मिडिल क्लास के लिए बहुत बेनिफिट नहीं है। बट जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनडीए काफी अच्छा देगी, और जब बाहर थे सत्ता से तो ये देते भी थे काफी लिमिट करने बढ़ाने के लिए, और अभी कुछ नहीं। सैलरी क्लास को बहुत बेनिफिट नहीं है, बट स्टिल इट इज ए बैलेंस्ड बजट। महिलाओं की प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं कि बजट के बारे में उनकी क्या राय है। बजट ये काफी सही स्टेप है और इससे हम लोग का जीडीपी इंक्रीज होगा और साथ में डिमोनेटाइजेशन से भी ये बढ़ेगा और काफी क्लीन होगा। आप क्या कहेंगी, क्या है खास आपके लिए इस बजट? हेलो, माय नेम इज प्रातिका। द एम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीजिंग, तो मतलब युवाओं को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि वो आगे जाके अपनी कला का प्रदर्शन करें। जो भी फ्लैशिंग आ रहा है, हाइलाइट्स आ रहा है, इट सीम्स टू बी मिडिल क्लास टुवर्ड्स मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास। पासपोर्ट के लिए अब वी कैन अप्लाई इन पोस्ट ऑफिस ऑल्सो, ताकि इजी हो पासपोर्ट बनाना, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट अर्लियर। पहले काफी देर लगते थे, बट अब पोस्ट ऑफिस के थ्रू पासपोर्ट जल्दी बन सकते हैं। अच्छा, इस बार का बजट कई मायनों में खास रहा है। पहली बार आजाद भारत में पहली बार रेल बजट और यूनियन बजट साथ में आए हैं। आप ट्रेन से ट्रैवलिंग करती हैं? काफी करती हूँ। तो आपने आज का बजट देखा तो कैसा लगा, क्या है? एक बात अच्छा रहा कि एक ऐप जो नया आया है क्लीन माई कोच, उससे है कि कहीं भी अगर आपको ट्रेन में सफर करें, गंदगी, पानी की में कोई भी जो दिक्कत है, वो आप उस ऐप से आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं और आपका जो भी क्वेरीज है वो तुरंत क्लियर हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा बात हुआ। सर, यहाँ पे बनेगा पासपोर्ट तो वी विल बी हैविंग द फैसिलिटी ऑफ गोइंग टू द सेंटर वेरी इजीली। हम लोग उसके लिए एक दिन ऑफ लेके, अपने ऑफिस से भी लाइक ऑफ लेके भी हम लोग को उधर जाना पड़ता, तो एक ऑफ तो हम लोग का भी बचेगा और हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा वो काम हो सके। चलिए, तो अलग अलग लोगों की राय हमने जानी है, महिलाओं की भी, आम लोगों की भी, और बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे। नेताओं के भी बयान हमने सुने हैं। अब चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ जो लोग मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। पटना से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर जी जुड़े हैं, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, और अर्थशास्त्री एनके चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा रांची से कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं और टैक्स एक्सपर्ट संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत हम पहले एनके चौधरी साहब से आज करेंगे, क्योंकि चूंकि मामला जो है बजट से जुड़ा है, एक अर्थशास्त्री के तौर पर वो क्या देख रहे हैं। चौधरी साहब, चलिए, लगता है चौधरी साहब से संपर्क अभी नहीं हुआ है हमारा फिलहाल। चलिए, तो फिर नीरज कुमार जी से, क्योंकि विरोध काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है बजट को लेकर। नीरज जी, अगर हम कुछ चंद बिंदुओं की बात करें, महत्वपूर्ण बिंदुओं की, आपको क्या लगता है इस टैक्स में कौन कौन सी चीजें ऐसी आपको लग रही हैं जो सरकार छूने में चूक गई है? कहां आपको लगता है कि सरकार से गलती हो गई है? सबसे पहले तो ये कि देश की जनता जी बहुत प्रतीक्षारत थी कि देश की परंपरा से हटकर पहली बार बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया जा रहा है। तो बहुत लोगों को उम्मीद थी जी कि कुछ नया कुछ होने वाला है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अभिषेक जी यह है जी कि बजट सरकार की नीतियों का प्रतिबिंब होता है। और सरकार की नीतियां कैसे तय होती है? जनता के जनादेश से। जनता का जनादेश जिन बिंदुओं पर लिया गया,
चाहे युवाओं का रोजगार हो, किसानों का सवाल हो या दूसरे सवाल हो, तो पिछले 2016-17 का जो बजट पेश किया गया उसमें कौन कौन से ऐसे काम, कैसे टारगेट हमने अचीव किया जी, और उसके आधार पर बजट का निर्माण होता है। तो आप देखिए नए नारे के आधार पर बजट है। पहले स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आप देखिए तरह तरह की बात हो रही। मेरा सीधा तौर पे ये कहना है कि मानव जीवन सूचकांक ह्यूमन इंडेक्स के लिए एक छोड़ दिए, एक लक्ष्य तय किया गया कि 1 करोड़ बीपीएल परिवार से हम उसको अपर लिमिट में ले जाएंगे। इसके अलावा कौन सा काम किया गया है? सच को तो कबूल, अगर देश में चुनौतियां हैं, सरकार हमारी भी हो सकती है, आपकी हो सकती है, किसी भी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में जो घोषणा पत्र होता है जी, जो वायदे होते हैं, उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे कल आया, उसकी रिपोर्ट निकाल करके देख लीजिए कि क्या उन घोषणाओं को अमल में लाया गया, क्या वो घोषणाएं पूरी हुई। उदाहरण के तौर पर बहुत सारा है, युवाओं का रोजगार है, चाहे अब ब्लैक मनी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 50 दिन में परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब वित्त मंत्री जी कहते हैं कि 2017-18 तक परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब ये बड़ा विरोधाभास नजर आता है। इसलिए मेरा सीधे तौर पर यह कहना है कि मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए जो कार्य योजना आनी चाहिए थी देश के अंदर में, चलिए वो नहीं आई है, गरीबी का गैप बढ़ रहा है। बिल्कुल, चलिए हम सबसे पहले छोटी छोटी प्रतिक्रिया एक बार ले लेते हैं। संजय टाइगर जी, बजट में क्या खास लग रहा है या क्या कमी आपको लगती है? देखिए बजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबको ध्यान में रख के बनाया गया है, मध्यम वर्ग। मुझे लगता है कि इससे संतुलित और बेहतर बजट नहीं हो सकता है जी। नौजवानों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है। और इस बजट की सबसे बड़ी खासियत है कि बिना किसी पर 1 रुपया टैक्स लादे हुए सबको टैक्स में राहत दी गई है और सबके लिए कुछ न कुछ सहूलियत दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आलोचना के लिए आलोचना करनी तो अलग बात है। और बजट और घोषणा पत्र में फर्क होता है। घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है और बजट 1 साल के आय व्यय का लेखा जोखा होता है। तो पूरी पारदर्शिता के साथ है और मैं समझता हूं ये देश के विकास के लिए है और ये आज के लिए बजट भी है और कल के लिए भी बजट है। इसके फायदे कालांतर में नजर आएंगे। जो 1 करोड़ लोगों को बीपीएल सूची से निकालने की बात कही गई है, 2018 तक हर गांव को बिजली की बात है, 2019 तक 1 करोड़ लोगों के लिए घर निर्माण की बात है, 4 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात है जिससे रोजगार का सृजन होगा। और जो आपत्ति जदयू को खास करके है, जो मुख्यमंत्री जी को भी मैं सुन रहा था जी, कि रेल बजट को एक साथ कर दिया गया। देखिए पहले भी जो रेल बजट होता था मूल बजट का हिस्सा होता था, एक दिन पहले आता था और जो रेल से संबंधित मामले हैं उसकी घोषणा रेल मंत्री करते थे जी। अब वो एक साथ हो गया। तो क्या अभी रेल बजट बना है तो रेल मंत्री से परामर्श नहीं किया गया, रेलवे महकमे के अधिकारियों से बात नहीं की गई? तो अलग करने से क्या होता है? और मुझे तो ताज्जुब हुआ जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने कहा कि जब रेल बजट को आपने आम बजट में मर्ज कर दिया तो फिर उस मंत्रालय का क्या मतलब? तो क्या बाकी जितने मंत्रालय हैं उसका अलग से बजट पेश होता था? तो बजट को समझने की जरूरत है। और ये मामला जो होता है प्रशासन से जुड़ा है और उसको थोड़ा समझना भी होगा। दिया गया है, लेकिन हाँ, रेलवे के सेफ्टी पर ध्यान दिया गया है, सफाई पर ध्यान दिया गया है। तो मैं इस बजट को बड़ा संतुलित मानता हूँ, देश के हित में मानता हूँ, चतुर्मुखी विकास वाला मानता हूँ, दूरगामी परिणाम। राजीव रंजन जी, आप बताएं आपकी पहली प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर। अगर हम देखें कि कैसी आपको लगती है कि जो अर्थव्यवस्था होनी चाहिए सुधार की, उस दिशा में बढ़ता है ये बजट? नहीं, बिल्कुल स्पष्टवादिता का अभाव है और जो बजट में बातें कही गई है उसका तारतम्य कहीं दिखाई नहीं देता है। आप अब एक छोटी सी बात कर लें, स्किल इंडिया ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर नहीं रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज जो फिस्कल डेफिसिट का मामला आया उसके आधार पर आपने FRBM कमेटी को ही अबॉलिश कर दिया। आप उससे देश की साख गिरी और आप FDI पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आप जो घोषणाएं कर रहे हैं उस खर्च को आप ओमिट कहां से करेंगे? इसमें कहीं से सामंजस्य दिखाई नहीं देता है। और खास करके
आप कह रहे हैं कि हमने लोक लुभावन नहीं किया, लेकिन बार बार आप उसमें सोशल इंजीनियरिंग का पुट भी घुसाने का प्रयास कर रहे हैं, चुनावी फायदे को देखते हुए, 5 राज्यों को चुनाव को देखते हुए, कि बार बार गरीब। लेकिन हालात ये है कि नोटबंदी के बाद से जो सबसे ज्यादा जो वर्ग यहाँ परेशान हाल हुआ था जी, उसको जितनी चाशनी पिलाई गई थी कि 50 दिनों के बाद हम आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, कहीं न कहीं आज वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस। लेकिन राजीव रंजन जी, और जैसा कि झारखंड के संदर्भ में विरोधाभास इस बजट को लेकर, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात कहूं कि ये आपकी बातों में भी विरोधाभास दिख रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बजट में कुछ भी नहीं है, निराशाजनक, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बजट जो है सोशल इंजीनियरिंग को दिखाता है, सरकार चुनावी फायदा लेने के लिए कर रही है। चुनावी फायदे के लिए तो सरकार और ज्यादा रेवड़ियां बांट सकती है। बार बार जो देखिए यहीं पर देखिए नजरिया जो है ना वो थोड़ा सा वो जिस नजरिए से चीजों को देखेंगे आप वही नजर आएगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं या जो नेता हैं जो बार बार इस बात पर जोर दे करके कह रहे हैं कि नहीं पूरा सोशल इंजीनियरिंग का पुट डालने का जो प्रयास किया जा रहा है वो आज कहां दिखाई दे रहा है। किसान जो आज किसान का कर्ज माफी की सोच थी, किसान का कर्ज माफ नहीं किया गया, सिर्फ 60 दिनों की ब्याज माफी की बात की गई। आज किसान परेशान हाल है। आपने देखा कि कल ही दिखाया कि बुंडू में किस प्रकार से हजारों टन टमाटर जो है रोड में बिखेर दिए गए, लेकिन उन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा सकता है। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे कॉर्पोरेट घराने का, उनका पूरा लोन जो है। चलिए, हमारे पास संजय जी भी जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी टैक्स एक्सपर्ट हैं और जाहिर तौर पर इस पर विस्तार से वो नजर भी डाल सकते हैं। संजय जी, ये 3 हमारे साथ मेहमान हैं, जिसमें एक तो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के हैं जिनकी सरकार है, केंद्र में बजट पेश हुआ, लेकिन हमें ये सोचना होगा मनरेगा की राशि बढ़ाई गई है 11,000 करोड़ रुपए। मतलब हम कुछ चुनिंदा बिंदुओं की बात करते हैं। रेलवे के लिए बताया गया है कि रेलवे में सुधार के लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं। सरकार ने कैशलेस ट्रांजैक्शन की जो बात की थी उसकी दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है। टैक्स में रियायत दी गई है, यहां तक कि 5 लाख तक 10% की बजाय 5% कर दिया गया है। तो जब सबके लिए बात हुई है, फिर आपको क्या लगता है कि ये जो बातें कह रहे हैं तमाम राजनीतिक दल के लोग कि सरकार ने बहुत सारे सेक्टर्स को अछूता छोड़ दिया या औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाया गया, गरीबों की बात नहीं हुई, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं इकोनॉमिक पॉइंट से इसको डिस्कशन करना चाहूंगा। जी, क्योंकि हमारा जो बजट है ये सारी समस्याओं का आंसर हमारे बजट से नहीं हो सकता है। हम जो साल भर तक जो गवर्नेंस करते हैं उससे भी बहुत सारी समस्याएं ठीक होती हैं। ये बजट सरकार के खर्च और आमदनी का एक लेखा जोखा होता है, और ये सही बात है कि सरकार का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी इसको माना जाता है कि सरकार अगले 1 साल में क्या करना चाहती है, कैसे करना चाहती है। जी, उस हिसाब से हमने जो पाया है कि ये बजट काफी पॉजिटिव है और सरकार की मंशा बहुत पॉजिटिव दिखती है। जैसे ब्लैक मनी पर मैं 2-4 बातें आपको इस बजट में बताना चाहूंगा। जी, जैसे ब्लैक मनी का बहुत सारा तरीका होता है, जैसे रियल एस्टेट होता है, कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, गिफ्ट होते हैं, शेयर ट्रांजैक्शन होते हैं। कैश ट्रांजैक्शन में सरकार ने कहा कि 3 लाख के ऊपर कोई भी कैश ट्रांजैक्शन से अलाउड नहीं होगा, इसका प्रोविजन उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में कर दिया। जी, गिफ्ट एक बहुत बड़ा स्रोत होता था इनकम को एक हाथ से दूसरे हाथ में बिना टैक्स के प्रोविजन किए हुए। गिफ्ट में सरकार ने उसके जो प्रोविजन थे उसको काफी ब्रॉडन कर दिया है, ताकि अब ज्यादा से ज्यादा जो गिफ्ट एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। जी। अनकोटेड शेयर्स का जो ट्रांजैक्शंस होता था उसमें बहुत बड़ा टैक्स इवेजन होता था, सरकार ने उसको मार्केट वैल्यू पर टैक्स लगाने की व्यवस्था इसमें कर दी है। तो सरकार की ये सारे जो प्रोविजन है, आपने फिर देखा कि जो कैश ट्रांजैक्शंस 20,000 तक अलाउड हुआ करता था, जो डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर होता था सरकार ने उसको 10,000 कर दिया। पॉलिटिकल पार्टी का जो कंट्रीब्यूशन 20,000 तक कैश में अलाउड था उसको घटा के 2,000 कर दिया। तो सरकार ने बिल्कुल साफ मंशा दिखाई है कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का, क्योंकि ब्लैक मनी अगर सरकार कंट्रोल कर लेती है तो इससे बहुत ज्यादा टैक्स सरकार के खाते में आ पाएगा, जिससे सरकार इस एक्सपेंडिचर को आगे बढ़ा सकती है। डीमोनेटाइजेशन का एक इफेक्ट सरकार का यह हुआ है कि जो एक्साइज ड्यूटी का इनका टारगेट 3,17,000 करोड़ का था वो कलेक्शन 3,87,000 करोड़ होने का उम्मीद है। जी। जो सर्विस टैक्स का इनका टारगेट 2,31 का था वो टारगेट 2,47 हो गया है। तो ये जो टैक्स कलेक्शन जो 16,30,000 टोटल इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया था वो अब 17,03,000 करोड़ होने का जा रहा है। तो सरकार ने ये मंशा बिल्कुल साफ की है कि हम जो एक्शन लिए हैं उसका एक धीरे धीरे असर दूरगामी परिणाम होगा।
बिल्कुल संजय जी, सरकार भी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे कि टैक्स का जब जिक्र हो रहा था तो ये गौर करना होगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने, आप देखिए ये एक वित्त मंत्री कितनी साफगोई कह लें या कह लें बहुत दिलेरी से ये बात स्वीकार करते हैं कि देश में टैक्स देने में लोग बहुत ज्यादा कंजूसी बरतते हैं, या फिर ये कह लें टैक्स चुराने की आदत बन गई है लोगों को। एक वित्त मंत्री का ये बयान बहुत बड़ा है कि शायद इतना दिलेर भी होना चाहिए मुख्यमंत्री को कि वो सच्चाई को स्वीकारे। चलिए, लगता है संजय जी तक आवाज नहीं गई। एक बार हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।